घटना चक्र का जो 2023 का आया है बीपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। और ये आपका जीएस का है, ठीक है। और इसमें सारे सेक्शन को है आज जो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री को, ठीक है। आपका जो रसायन विज्ञान है तो उसको देखेंगे। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो फिजिक्स करा दिया है साइंस सेक्शन में। उसके अलावा मैंने आपको हिस्ट्री का पूरा करा दिया है, हिस्ट्री पूरा आपका हो गया है। उसके अलावा आपका पॉलिटी हो गया है, पूरा सेक्शन को करा दिया मैंने। और आपको अब मैं साइंस का आपको केमिस्ट्री शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि जो भी प्रश्न बचे हुए हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। और आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और देखिए आपका जो रसायन विज्ञान में जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा एक तत्व नहीं है। तो गैस जो होता है वो आपका क्या होता है, वो एक तत्व नहीं होता। तो आंसर सी सही हो जाएगा। डिटेल अगर देख लेते हैं तो इसमें बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आवर्त सारणी में तत्वों की 3 प्रमुख भागों में भाग है, ठीक है। आपके जो है धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु में भी विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरॉन और आपका क्या है कि कार्बन, नाइट्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम और बेरियम जो है और आयोडीन जो है सभी अक्रिय गैसों की अधातु की श्रेणी में आते हैं। ये सब क्या है, वो अक्रिय गैसों की अधातु की श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि आपका जो आधुनिक रसायन शास्त्र का शासक जनक किसे कहा गया है, तो लेवेज़ियर को कहा गया है। एंटोनी लेवेज़ियर जो है वो क्या है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है उनको, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपको क्या बोल रहा जा रहा है, कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 18 और 20 है। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 18 और 20 38 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा, सी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में आपका जो होता है क्या उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। जिसके कारण प्रोटॉन जो होते हो तो विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। परमाणु जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। द्रव्यमान संख्या का जो फार्मूला होता है, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या को जब जोड़ देते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं, आपके द्रव्यमान संख्या निकल जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है तो न्यूट्रॉनों और आपकी प्रोटॉनों की संख्या का योग जो होता है वो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि आपका जो है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है यानी Pu242 और 90 जो है नीचे वाली है, और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो माइनस कर दीजिए। तो आप माइनस जब कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 242 माइनस 94, तो कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 148 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करना है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका द्रव्यमान संख्या कितना है, तो द्रव्यमान संख्या जो होते हैं वो आपका 242 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 242 जो है वो 242 द्रव्यमान संख्या हो गया। और क्रमांक क्या हो गया, परमाणु क्रमांक जो होता है 94, तो माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। और हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या ही पूछा था, ठीक है। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है क्या कि कह रहा है कि एक तत्व के स्थानिक जो होते हैं समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग कब होते हैं, द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या परमाणु क्रमांक संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। क्या है, परमाणु संख्या वाले तत्व जो होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होती है परंतु परंतु द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। यानी परमाणु आपका द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार एक ही होता है, अलग अलग होते हैं, उसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तथा समान परमाणु भार वाले तत्व संभारिक होते हैं, ठीक है। समान परमाणु भार वाले संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फैराडे स्थिरांक की बात की जा रही है। तो फैराडे स्थिरांक जो है वो सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, ठीक है।
देखिए फैराडे स्थिरांक जो होता है वो एक क्या होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,485 जूल मोल होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि pH 7 का मान बताना है। तो किसका होता है, तो ये पानी, ये आपका जो उदासीन का भी होता है और आपका शुद्ध जल भी उदासीन ही होता है। तो ये दोनों मिला करके आपका ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, शुद्ध जल को क्या होता है, उदासीन माना जाता है, अतः इसका pH मान भी 7 होगा, ठीक है। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है, ठीक है। वर्षा का पानी होता है जल का शुद्ध रूप होता है। 7 से अधिक pH मान का विलयन क्षारीय होता है और आपका जो 7 से अधिक मान का अम्लीय होता है। अधिक अम्लीय और क्षारीय जो होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका क्या बोल रहा है कि आपका 7 से अधिक मान जो होता है वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि पानी का pH मान है, तो पानी का pH मान क्या होता है, तो 7 होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, ठीक है। 3 से लेकर 6 तक जाता है। तो H+ आयन का सांद्रता होगी तो क्या होगी, 1000 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। ये कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन होता है, क्या होता है, तो एक लाल द्रव्य जो होता है वो ब्रोमीन होता है, लाल द्रव्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बात किया जाए तो ब्रोमीन जो होता है गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है, ठीक है। और गहरा लाल रंग होता है और तीक्ष्ण गंध भी होते हैं वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। यह अज्वलनशील और जल में अल्प विलय है, ठीक है, यानी कम विलय होता है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है, तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है, तो ऑक्सीजन एसिटिलीन जो होती है वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलिए सी देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका क्या बोल रहा है कि गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप का परत होता है, तो जस्ते का जो होता है वो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप का परत होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जैसे कि पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कपड़े सफ़ेद करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो ये सल्फोनेट डिटर्जेंट है, ठीक है। डिटर्जेंट जो है आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होता है, ठीक है। डिटर्जेंट जो होते हैं कठोर जल में भी घुलनशील होता है, ठीक है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो ई हो गए। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे जो डिटेल में दिया हुआ है तो कह रहा है कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है किंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होता है। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपका ये सारा पाया जाता है। देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम है, देखिए आयरन हो गया, आपका जिंक हो गया और आपका क्या है, ये आपको पाया जाता है, ठीक है। तीनों मिल गया। नीला तोता जो है वो रासायनिक रूप है, तो ये कॉपर सल्फेट का रासायनिक रूप है, सी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 और 5H2O जो होता है वो नीला तोता का
जिसको ब्लू विट्रोल कहा जाता है, ठीक है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीलत होता जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य में अघुलनशील होता है, यानी पानी में तो घुल जाता है लेकिन मध्य में नहीं घुला जाता, मध्य यानी अल्कोहल में, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है तो सबसे भारी धातु है, तो ये धातु जो है प्लेटिनम है, ठीक है। धातु की बात की जा रही है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि अगले की प्रश्नों में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों में प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर है, ठीक है, होता है। चांदी एजी का 10.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। और आपका क्या बोल रहा है कि पारा जो होता है उसका कितना होता है, तो 13.54 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। सोने का कितना होता है, 19.32 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है, ठीक है। स्टेनलेस जो होता है वो मिश्र धातु होता है, तो ई हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं डिटेल में क्या बोला जा रहा है। तो दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण में क्या होता है, मिश्र धातु कहते हैं। जो दो धातुओं के गुणधर्म को बेहतर बनाते हैं, जैसे लोहे मुख्य धातु होते हैं और कार्बन, लोहा और के साथ कार्बन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। जो कठोर होता है उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह जिप्सम का प्रयोग होता है। डी हो गया। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिप्सम जो है वो जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, जिसको हम लोग लवण बोलते हैं, को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेटेड बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं किसको, CaSO4 हाफ H2O बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बी आंसर हो जाएगा। तो CaSO4 और ब्रैकेट 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आपका क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र होता है, तो CaSO4 2H2O होता है। कैल्शियम हेमी हाइड्रेटेड का निर्माण जिप्सम यानी कैल्शियम हाइड्रेटेड को गर्म करने पर मिलता है। ये आपका जिप्सम हो गया और आपको इसको केल्विन पे ताप किए और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया, ठीक है। चलिए इसका जो बोल रहा है क्या कि एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु ध्रुवन द्वारा जुड़े होता है, तो ये होता है एल्कीन का बना होता है, ठीक है। देखिए केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले क्या होते हैं कि आपके हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असीमित हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए सिरके का रासायनिक नाम है, तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगला देखिए सिरके का रासायनिक अम्ल नाम क्या होता है, तो ये एसिटिक अम्ल एवं रासायनिक सूत्र क्या होता है सिरके का, तो देखिए एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्यात्मक समूह होता है, ठीक है। अगला देखिए इसमें सिरके किसको बोलते हैं, तो सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। यहाँ पे बोला है कार की बैटरी में प्रयोग की जाने वाली अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखिए कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। सोडा वाटर की बोतल में बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है, तो CO2 गैस होती है, ठीक है। ये हो गया। देखिए सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। खनिज यानी मिनरल होता है, तो ये होता है अकार्बनिक ठोस होते हैं,
ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहा है क्या, भूशास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसका संरचना रवेदार होती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्या बोल रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया जाता था? तो आपका प्लूटोनियम 1945 में यूज़ किया गया था। देखिए डिटेल में देखते हैं। 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान में गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। ठीक है। देखिए इसमें अगला क्या बोला कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है, कैल्शियम, आपका सोडियम और आयरन, और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा कौन है? तो आपका पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है कि आपका आधार पर बताया गया है क्रियाशील के आधार पर। तो पोटेशियम के बाद क्या है? सोडियम, कैल्शियम और आयरन है। ठीक है। तो आपका पोटेशियम था तो इसलिए हम लोग पोटेशियम कर दिए, अगर नहीं रहता तो हम लोग सोडियम करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे देखिए वनस्पति तेल में, ऊपर तो नहीं है ना, ठीक है नहीं है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस है तो हाइड्रोजन गैस है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल यानी बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है। यह क्रिया तेलों की हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि वनस्पति तेल बनता है जब निकेल की उपस्थिति में इसको देते हैं तो। ठीक है, हीट करते हैं तो वनस्पति तेल हो गया आयोडीकृत लवण में रहता है। तो क्या रहता है? तो ये आपका पोटेशियम आयोडाइड जो होता है आयोडीकृत लवण में रहता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ डिटेल में बोल रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड जो होता है जिसको आई बोलते हैं कि संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। ठीक है, आपका व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त क्या होता है कि पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक जो बनता है वो मजबूत अम्ल और क्षार दोनों मजबूत ही होता है, भी हो जाएगा। देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक यानी लवण को उदासीन लवण कहते हैं। जैसे NaCl या KNO3 को जो है वो आपको उदासीन लवण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन जो होता है सभी में होता है। ठीक है, ये कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो किसमें ऑक्सीजन जो अनुपस्थित होता है? तो ये केरोसिन में होता है। डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से ऑक्सीजन यानी मिट्टी का तेल हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन नामक कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो आपको सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है, बी ए आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र जो होता है C4H10 होता है, जिसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ये प्रोपेन। आप देख लीजिए कि पेट्रोलियम गैस का क्या होता है, ई आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि LPG जो होता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रमुख जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी आपका क्या हो जाएगा, BP हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसीलिए ब्यूटेन और प्रोपेन यानी C और D दोनों था। ठीक है, ऐसे करके इसको दे देना चाहिए था। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रोपेन जो होता है वो 35% होता है, जिसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में होता है, यानी इथेन भी हो जाता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या होता कि इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन था। ठीक है, तो ये इसी तरह से हो गया। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का जो बहुलक है प्राकृतिक रबर है।
ए आंसर होगा। बहुलीकरण वह प्रक्रिया अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक और उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पादों को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबड़ है। आइसोप्रीन एक जो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका सूत्र क्या होता है, CH2 = CH3 ब्रैकेट में और CH = CH2 जो है वो होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से कि किस एक लक का बहुलक है। तो ये है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का टेफ्लॉन जो है वो एकलक बहुलक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पॉलीटेट्राएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है जिसका घनत्व 2.2 G सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक लगभग कितना होता है, तो 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह स्वतः बर्तनों पर भी चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला देखिए। बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन होता है। तो क्या होता है, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो संघनन होकर के होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेकेलाइट का संघनन, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या, बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक होता है। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम जो होता है पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको होता है। लेन हाइड्राइड होता है। यह थर्मोस्टेटिक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया से फलस्वरूप बनता है। इसका खोज 1907 से लेकर के 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ जो थे लियो बैकलैंड ने की थी। ठीक है, अगला देखिए। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो आपका वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है और आपका क्या बोला जाए कि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त प्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, भोजन जो होता है, हमारा शरीर जो होता है भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड कोशिका में वंचित होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, संचित हो जाता है जिसको फैट सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सी कथन सच है। तो ये क्या है, तो ये क्या देख लेते हैं, आपका ए आंसर हो जाएगा, क्या डी है। ठीक है, ये एक समान आपका क्या है कि रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यानी डी आंसर हो जाएगा। यानी आपका क्या है कि आपका जो है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सी कथन सही है, तो ये दोनों रासायनिक प्रतिक्रिया से एक साथ गुजर सकते हैं। ठीक है, गुजर सकते हैं। देखिए ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं जिनकी क्रिस्टलाइड संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ठीक है, यानी हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की आपका क्या है कि आपका जो दिया हुआ है तो कह रहा है कि ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है, यानी किसकी, आपकी ग्रेफाइट की। ठीक है, अगला देखते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होते हैं। रहने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक ही समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों को सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक आपके होते हैं। ठीक है, तो ए आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथ एनालाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम क्राइक्रोमेट और तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ठीक है, ब्रेथ एनालाइजर से लाल भूरा पोटेशियम
डाइक्रोमेट विलियम। उसके अलावा आपका क्या है कि अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, यानी कितना अल्कोहल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में होता है, तो आपको मैंने बताया क्या था, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, तो ई आंसर हो जाएगा। थोड़ा मात्रा में इथेन भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें क्या होता है, प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ गंधकयुक्त पदार्थ जैसे मरकप्टेन आदि मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे स्मेल से पता चल सके कि लीकेज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है, तो क्या होता है, तो ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए मुख्य घटक में क्या होता है कि आपका CO2 भी होता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और मीथेन और ओजोन भी होता है। तो इस तरह से आपका चारों सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें से ये चारों होता है, ठीक है, ई इसीलिए हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसों में वे गैसें होते हैं जो पृथ्वी वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय और रक्त विकिरणों को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। इसमें प्रमुख होते हैं तो CO2 होता है, आपका जलवाष्प होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन और ओजोन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन हाउस घटों में क्या होता है, तो यहाँ पे चारों हो जाते हैं ये, तो इसलिए ई आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल और डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, इससे मुक्तः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है, यानी CO होता है, ठीक है। देखिए साबुन ग्रीज को हटाता है, तो किसके द्वारा ग्रीज को हटाता है, तो ये पायसीकरण द्वारा हटाता है। देखिए पायसीकरण सामान्यतः जो होता है वो ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाला यौगिक होता है। कौन, तो पायसीकरण। उदाहरणार्थ क्या दिया हुआ है कि साबुन जो सोडियम पोटेशियम के वसीय लवण होते हैं, साबुन सोडियम पोटेशियम का वसीय लवण होता है। साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील होता है और जल में विलय ध्रुवीय भाग होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्कीन समूह तेल या ग्रीस को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह COO आपका -Na पॉजिटिव जो होता है जल में घुल जाता है। जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाता है और जल के बहाव से सरलता से ये क्या होता है, बह जाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है आपको। देखिए आपका क्या है कि फ्रेऑन क्या होता है, तो फ्रेऑन जो होता है वो आपको देखिए एस्पार्टम क्या होता है, तो एस्पार्टम जो होता है आपका कृत्रिम आपका मधुरक होता है। तो आप 1 से ही 3 को समझ लीजिए, अगर आपको ना है तो 2 है, तो फ्रेऑन किस में होता है, तो प्रशीतक में होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए फ्रेऑन जो है मतलब B का 4 है, तो 3 4, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे C हो गया। यहाँ पे सामने देख लेते हैं, तो देखिए एस्पेटम क्या होता है, तो आपको कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेऑन क्या होता है, प्रशीतक होता है। न्यूप्रीन जो होता है संश्लेषित रबड़ होता है। बेनाड्रिल जो होता है प्रतिहिस्टामिन होता है, ठीक है, जो हम लोग कफ सिरप पीते हैं वो होता है, ठीक है। आपका अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपका देखिए डिटेल यहाँ पे बोल रहा है कि वातावरणीय जो प्रदूषण होता है औद्योगिक निश्चितों एवं प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल NaHNO3 बनाकर के पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक 70% होती है, ठीक है। H2SO4 अम्ल वर्षा होती है तो किसकी वजह से होती है, तो देख लेते हैं अगला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अम्ल वर्षा का जो होता है वो नाइट्रोजन भी होता है, के ऑक्साइड भी होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है होने वाला वर्षा का
उत्सर्जन होती है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों में पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में कोयला जलाने से होता है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प हो जाएगा। यानी देख लीजिए यहाँ पे जो होता आपका, देखिए आपका क्या है कि आपका कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला से और लकड़ी जलाने से भी होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या हो गया। ठीक है, अगला देखिए आपका शुष्क बर्फ होता है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बर्फ के समान दिखती है और अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले उत्पादित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला कि निम्नलिखित में से आपको किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। अपना देखिए चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन को समान नाम है। ठीक है, सामान्य नाम क्या है चूने का पानी का? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित होता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, CaOH2 प्लस CO2 हो गया और आपको बनने के बाद क्या हो गया? CaCO3 प्लस H2O हो गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला कि आपका सीमेंट का घटक है। तो आपका सीमेंट का घटक कौन सा है? तो आपका E आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे आपका बोला कि सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख घटक कौन है? आपका सिलिका मिट्टी और चूना पत्थर है। तो सिलिका मिट्टी है हमारा, क्या सिलिका मिट्टी और चूना पत्थर है? तो सिलिका मिट्टी और चूना पत्थर हो गया। ठीक है, ये दोनों मिला करके, इसीलिए देखिए मैं डिटेल इसलिए आपको बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी की एक साथ गर्म करने पर इनकी अभिक्रिया से फसुरी सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर को 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर क्या होता है? सीमेंट का निर्माण किया जाता है। यानी बाद में क्या किया जाता है? जिप्सम को भी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि A B C तीनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य है। तो आपका विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, आपका क्या बोल रहा है? कार में आपका कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को क्या किया जाता है? को लेड संचायक या संचायी बैटरी में भी कहते हैं। ठीक है, इन बैटरियों को लेड संचायक या संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में प्रयोग होने वाली बैटरियाँ द्वितीयक बैटरियों के रूप में के उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है। तो क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो ये उपरोक्त में से किसी में जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखिए कौन नहीं है पूछ रहा है ना। ठीक है, तो इसमें तो तीनों, हीरा भी है, कोयला भी और ग्रेफाइट भी है। तो तीनों अप्रूप है, कार्बन के अप्रूप है। तो आपका D आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? तो आपका हीरा जो होता है सबसे हार्ड होता है, सख्त। ठीक है, अगला देखिए हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि त्रिविमीय दृश्य संरचना प्राप्त होती है, जिसकी कठोरता के कारण उसका उपयोग कांच को काटने और कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजारों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण प्रयोग होता है? ठीक है, परीक्षण प्रयोग में होता है सोडियम बेंजोएट का। तो ये परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या बोला है कि पारद धातु मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? तो देख लेते हैं। तो आपका जो है वो C आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है वो आपका क्या बोल रहा है कि पारद धातु मिश्रण है। तो पारद युक्त मिश्र धातु का जो है वो पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु। C आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यही आपका डिटेल हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चलिए अगला देखते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैसें है। तो ये आपकी जो है
वो मीथेन गैस है, सी आंसर हो जाएगा। खनन बनाने वाले मुक्त मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। किसमें बोल रहा है कि कौन सा निम्न में से कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव रहता है? तो पारा होता है। तो जो सामान्य ताप पर क्या होता है? द्रव रहता है, और इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। डी हो गया। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है, और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस बन जाता है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चून से निकलने वाला धुआं है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चून से निकलता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे हो गया। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो आपका एसिटिक अम्ल के कारण जो होता है, या साइट्रिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पे जो है वो नींबू खट्टा होता है आपका साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपका डी आंसर हो गया। तो इसके कारण क्या होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। देखिए, वाहनों से निकलने वाले गैस होते हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार मार्क है, तो देखिए डिटेल में दिया। वाहनों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होता है। ऐसे इस प्रकार से विकल्प सही होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके हैं, CO2 हो गया, CO हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो ई हो जाता। देखिए यहाँ पे स्टूल को कठोर करने के लिए प्रदान के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टूल की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर के उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगठितता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ इसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। ठीक है। अगला देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है वो पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिंच ब्लेड रेडियम का अंश होता है, और लेकिन पिंच ब्लेड पे रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्त करने के लिए पिंच ब्लेड का ही शोधन किया था। ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्या हुआ था कि तैरने के तालाब में तैरने में मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण जल जाती है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्या बोल रहा है कि तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो आपका पानी बनेगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पानी बनेगा। डी आंसर हो जाएगा। तो H2 को जलाने से जल का निर्माण होता है, 2H2 + O2 2H2O होता है। ठीक है। सोने को घोला जाता है, तो आपको किस में घोला जाता है? तो देखिए आपका क्या है, डिटेल देते हैं, स्टार मार्क है यहाँ पे। तो देखिए सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इसका विकल्प सही नहीं है। विकल्प कोई भी सही नहीं है। ठीक है। तो इसमें से सब क्या है? तो आपका सब गलत है। तो यहाँ पे ई होता तो सही हो जाता। ठीक है। तो या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ये क्या कर लेगा कि अभिक्रिया कर लेगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता। H2F हाइड्रोफ्लोरिक है, क्लोरिक मैं बोल रही हूँ। हाइड्रोफ्लोरिक अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। ठीक है। वायु में थोड़ी देर रखने पर क्या होता है? किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो यह धातु है, तो तांबा धातु है। ठीक है। अगला देखिए, वायु में थोड़ी देर रखने
के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है, इसे पटीना कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ क्या बोला, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक एस्टर होता है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है, इसका प्रयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब माप के चोक हो जाने की संभावना होती है, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है कि खनिज लोहा बताना है कि आपका जो है किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट द्वारा जो है वो लोहा प्राप्त किया जाता है। देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो आपका जो है जल में अधिक विलय होता है, जो आपका जो है वो क्या होता है, विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है। और देखिए सत्य कौन सा है, तो ये पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक भी होता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये सब सही है। लेकिन आपका यहाँ असत्य पूछा है, तो जल में अधिक विलय होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विरंजक चूर्ण एक पीतल धवल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अविकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो अगला देखिए क्या बोल रहा है कि जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 kg प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा जो है घनत्व 8900 किलोग्राम क्यूब मीटर क्यूब, ठीक है, 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो ये पीतल का घनत्व कितना होता है, तो 8300 किलोग्राम किलो प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या किया है कि ये आपको सॉल्व कर दिया है, तो आपका पीतल है और एक भाग जस्ता को ले लिया, 2 भाग तांबा को ले लिया है, तो तांबा का कितना यूनिट दिया होता है, 8900 दिया हुआ था, और एक भाग में कितना था, 7100 जस्ता था। तो आपको क्या किया है कि ये मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया है, तो आपका इतना आ गया, और एक भाग के लिए क्या किया है कि 3 पीतल से आपको डिवाइड कर दिया है। तो एक पीतल ही पूछा था यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक पीतल पूछा था ना, पीतल का घनत्व पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अगला क्या है आपका, बोल रहा है क्या, अगला देखते हैं। अगला आपका बोल रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे बोला कि जैसे से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को क्या किया जाता है, ऋण ध्रुव, और जस्ते को क्या बनाया जाता है, तो धन ध्रुव बनाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। कौन, तो बर्तन, और जिससे क्या होता है, जस्ता धन ध्रुव और बर्तन क्या होता है कि ऋण ध्रुव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्टेनलेस स्टील होता है, तो इसमें भी क्या होता है, सेम बहुत सारे प्रश्न होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ई आंसर हो गया। देखिए आपका क्या होता है, तो देखिए आपको संगठक बोल रहा है कि धब्बा रहित लोहा जिसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं एक मिश्र धातु होता है। तो देखिए आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और कार्बन कम होता है। सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, और निकेल जो होता है वो अल्प मात्रा में 0.8% मिलाया जाता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील होता है, तो किसका होता है, तो लोहे और आपका क्रोमियम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, क्या नहीं मिलाया जाता, सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता। देखिए ऋणात्मक आवेश होता है, तो किसका ऋणात्मक होता है, तो बीटा किरण का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए यही बीपीएससी में इस बार 69 वाला 68 बीपीएससी जो हुआ उसमें पूछा, तो यहाँ ऋणात्मक पूछा है ना, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा। और देखिए और अल्फ़ा का पूछ दिया था कि इसमें से किस अल्फ़ा का क्या होता है, तो प्लस चार्ज होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो डिटेल वाला रहता है ना वो भी इम्पोर्टेंट, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है,
रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती है। अल्फ़ा जो होता है घनावेशित यानी प्लस, बीटा जो होता है ऋणावेशित और गामा जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, चलिए आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपम धातु तत्व के लिए होता है? तो धातु तत्व के लिए होता है 2882 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन संरूपम क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, इसमें क्या है कि 2882 जो इलेक्ट्रॉन संरूपम क्षारीय मृदा की बात की जाए, नियॉन जो है वो अक्रिय है, 28 होता है, क्लोरीन हैलोजन है 28 और 7 होता है, और आपका 288 अक्रिय आर्गन का होता है। ठीक है, अक्रिय गैस आर्गन का होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, आपका कार्बन मोनो CO समूह का आवंत क्रम क्या है? तो 3 है। CO समूह का आवंत क्रम जो होता है वो 3 होता है। देखिए आवंत क्रम बॉन्ड ऑर्डर का एक क्या होता है, संख्या होती है, जिसे यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आवंत क्रम का अधिक होना अधिक मजबूत, आवंत क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आवंत क्रम कितना है? तो 3 है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या बोला है कि किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो जोड़ देते हैं, आपका द्रव्यमान संख्या यानी P+N होता है। तो ये आपका दोनों आपका P और N को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला यहाँ पे जोड़ लिया है, आप देखिए अगर द्रव्यमान संख्या याद है तो आप जोड़ सकते हैं। देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो किसका आकार का होता है? तो अष्टफलकीय होता है। ठीक है, यही पे बोल रहा है। देखिए एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो ये होगा XH4 हो जाएगा। ठीक है, बाह्यतम में कितना है? 4 बोला, तो बाहर में यही 4 है। ठीक है, इसमें क्या बाहर अंदर दोनों में है। देखिए यहाँ पे क्या है, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि असंयुक्त प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे, इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। ठीक है, देखिए बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद होता है, तो सिग्मा कितना होता है? तो 12 होता है, पाई बंद 3 होता है, 12 3 होता है। ठीक है, 12 3 होता है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपका बेंजीन एक क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन है। क्या है कि बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, जिसका सूत्र होता है C6H6 होता है। बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना जाता है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई होता है। ठीक है, अगला देखिए, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी क्या होता है? तो हाइड्रोजन का स्थान जब आइसोटोप ले लेता है तो वो भारी पानी होता है, तो C आंसर हो गया। देखिए हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, यदि जल का पानी H2 से लेकर के ड्यूटेरियम से हो तो H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2 होता है। ठीक है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें आपका क्या होता है, आपको देखिए यहाँ पे जो है वो आइसोटोप उसको बोलेंगे जिसमें क्या प्रोटॉन वही रहेगा, न्यूट्रॉन भिन्न हो जाएगा। यानी क्या होता है, P जो होता है वही इक्वल रहेगा और आपका N जो होता है वो नॉट इक्वल हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, B आंसर हो गया। आपका क्या बोल रहा है कि वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में समान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश यानी समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। दूध उदाहरण है, एक किसका उदाहरण है? तो ये है आपका B और C दोनों का उदाहरण है। देखिए यहाँ क्या होता है, तो दूध इक्वलाइट विलियन भी होता है, इमल्सन भी होता है, तो B और C आपका B C ही बोल रहा है ना,
बी और सी सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ई नहीं दिया है इसलिए गलत हो गया। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई प्रकार हैं, जैसे आपके क्या है, एरोसेल हो गया आपका, जैसे एरोसेल जैसे गैस माध्यम से द्रव का मिश्रण होता है। इमल्सन, एरोसेल क्या होता है कि गैस से लेकर के द्रव का मिश्रण होता है। इमल्सन क्या होता है, द्रव से द्रव का मिश्रण होता है। और ठोस जेल जो होता है, ठोस से द्रव का मिश्रण होता है। दूध फेस क्रीम इमल्सन का आपका क्या है, दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है, ठीक है, यानी लिक्विड टू लिक्विड है, ठीक है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। इस प्रकार बी और सी दोनों सही है और आपको चयन करना चाहिए। तौर पे छात्र इमल्सन का चयन करना चाहिए। विकल्पों पे सर्वाधिक अगर है तो इमल्सन का आप चयन करेंगे। अगला देख लेते हैं, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। तो अल्कोहलिक खमीर का अत्यधिक उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल है, सी हो जाएगा। देखिए आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को इस यानी खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार में मोलेसेज, सीरा अथवा गन्नों एवं फलों से प्राप्त शर्करा अथवा भिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त जो स्टार्च होता है एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में क्या होता है, सर्वप्रथम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, यानी दोनों के सूत्र कार्बन 6 H12 और O6 है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे जो बोल रहा है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके एक अन्य एंजाइम जैमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्वर्टेक्स और जैमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। आपका क्या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपका क्या C6H12O6 हो गया। और आपका जैमेज के बाद क्या होता है कि 262H2OH 2CO2 इथाइल अल्कोहल बनाता है, ठीक है। देखिए ग्लूकोज की इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल सकते हैं, तो ये है आपका जैमेज द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैमेज है ना, तो यही वाला आपसे पूछा रहा है कि जैमेज द्वारा इसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैमेज को ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में, ग्लूकोज को किस में बदल गया, इथाइल अल्कोहल में। तो आपका क्या है, किस एंजाइम द्वारा बदल सकते हैं, तो जैमेज द्वारा, सी हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे क्या बोला, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो आपका इथाइल की मिथाइल देख लेते हैं, आपका इथाइल होगा, ठीक है। तो ए आंसर सही है आपका, ए हो गया यहाँ पे इथाइल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल हो गया, ए हो गया। अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि आपका ए आंसर हो गया। यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र बोल रहा है, तो आप ग्लूकोज में याद रखिएगा कि कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है, सी आंसर हो गया। यूरिया में उपस्थित होने वाले जो होते तत्व होते हैं, तो देखिए CHNO चारों होते हैं, ठीक है, डी हो गया आंसर यूरिया में उपस्थित। यूरिया एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है CONH2 ब्रैकेट में 2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% हाइड्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक के रसायन के क्षेत्र में इसे एमाइड भी कहा जाता है, ठीक है। अमार्जक क्या है, अमार्जक होता है एक आपका शोधन अभिकर्ता होता है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कार्बन जो पदार्थ साबुन अपमार्जक कहलाता है। वास्तव में हम जिस साबुन का प्रयोग वर्षों से कर रहे हैं उसे अपमार्जक श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला देखिए, जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विमोचित करते हैं तो तेल तथा वसा संगत एसिड सोडियम नॉर्मल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला, पीतल में कौन सी धातुएं तो होती है, तो पीतल में आपका जस्ता और तांबा होता है, ठीक है, कॉपर
और जिंक मिलकर के पीतल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपका अगला देख लेते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, तो आपका तीसरा क्या बेसिक है और आपका एसिडिक जो होता है वो चौथा होता है। ठीक है, ए हो गया। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुण जो होता है वो क्या होता है, धर्म बेसिक और एसिडिक है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो उपयोग सभी अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेडियो पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होते हैं। तो अल्फा क्या होता है धनात्मक, बीटा क्या होता है निगेटिव और गामा क्या होता है उदासीन। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक होती है। वायु एक है, तो वायु एक है वो आपका मिश्रण है, सी हो गया। देखिए आपका जो वायु कई गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी NO2 78.09 हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया 20.95% हो गया, आर्गन जो हो गया 0.93 होता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036 होता है। ठीक है, आपका जो शेष होता है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन भी वायुमंडल में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, रेडॉन नहीं मिलता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 105 प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है एलेथ्रीन है। एलेथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है। ठीक है, अगला देखते हैं जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो है अस्थायी की आपका क्या है उदाहरण। ठीक है, यहाँ डिटेल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कठोर पानी वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सजगता से नहीं उत्पन्न करते, किसमें कठोर पानी में। ठीक है, इसका कारण जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट दोनों होते हैं। ठीक है, याद रखिए कहाँ से गैस होता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हंस गैस होते हैं और जिसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। आपका क्या बोल रहा है कि आपका हंसने वाली गैस निम्नलिखित में से कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आपका मिलान करना है। तो आपका देखिए त्वचा कैंसर से क्या होता है, तो सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र हो गया आपका जो है वो आपको ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। आपका जो है त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से हो गया। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है डेसिबल में। वैश्विक तापन क्या होता है आपका CO कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, आपका बी आंसर हो गया। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 3 4 1 करते हैं। ठीक है, देखिए तो आपका क्या हो गया, त्वचा जो है तो पराबैंगनी किरण हो गया। ध्वनि प्रदूषण डेसिमल में। वैश्विक तापन जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, और CFC जो होता है ओजोन छिद्र के लिए होता है, तो बी हो गया। देख लीजिए वही तो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला जो है तो इस तरह से आपका 100 कितना है 109 प्रश्न थे आपके केमिस्ट्री में, तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है आज। तो आप प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर वॉच करके जाइएगा। ठीक है, तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।